ड्रामे की शुरुआत सोही से होती है, जो कि एक बार में वेट्रेस की जॉब करती है, जो कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और वो अनाथ थी। इसीलिए उसे जैसी जॉब मिलती है वो अपना गुजारा करने के लिए उस जॉब को करने लगती है। तभी वो अपनी सीनियर को देखती है जिसे वीआईपी एरिया से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो उससे पूछती है क्या हुआ। यहाँ पर सीनियर अपनी जॉब बचाने के लिए सोही से वीआईपी एरिया में जाने के लिए कहता है। तो सोही कहती है कि मैं वीआईपी एरिया में कभी भी नहीं गई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई मॉन्स्टर जैसा आदमी, इसीलिए मुझे वहाँ पर जाने में डर लग रहा है। तो वो कहता है कि पर वहाँ पर सर्व करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्या तुम्हें अपना अनाथ आश्रम नहीं बचाना है जहाँ पर तुम पली बड़ी हो। ये सुनकर के सोही ना चाहते हुए हिम्मत करके अपनी कदम आगे बढ़ा देती है और जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर एडी नशे में धुत अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि बीजिंग सिटी का सबसे रिच और पावरफुल पर्सन है। वो सोही को देखता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें अंदर किसने आने दिया। तो सोही कहती है कि मैं वेट्रेस हूँ और मैं आपके लिए सूप लेकर के आई हूँ और आपकी मदद करने आई हूँ। इस बात पर एडिन उठता है और उसके हाथ से वो ट्रे लेकर के गिरा देता है और कहता है कि मुझे सूप नहीं तुम चाहिए। ये सुनकर के तो सोही काफी डर जाती है, पर तब तक तो एडिन उसे उठा करके पुल टेबल पर लिटा देता है और उसके करीब जाने लगता है। तो वो कहती है कि आपने मुझे गलत समझ लिया, मैं इस तरीके की सर्विस नहीं देती हूँ। तो एडिन कहता है कि प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो, सिर्फ एक रात, फिर उसके बदले में तुम जो भी चाहोगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर के वो उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर बैठता है और यहाँ पर सोही उसे मना भी नहीं कर पाती है। ये सब होने के बाद में एडिन उसे अपने असिस्टेंट का कार्ड देते हुए कहता है कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए तो मेरे असिस्टेंट से बात कर लेना। सोही उस कार्ड को लेते हुए कहती है कि मुझे सिर्फ 80,000 रुपीज ही चाहिए। 80,000 रुपीज का नाम सुन करके एडिन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर इसे इतना ही क्यों चाहिए। अब जैसा कि सोही का फर्स्ट टाइम था इसीलिए उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसके पेट में दर्द होने लगता है, इसीलिए उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जहाँ डॉक्टर उसे चेक करने के लिए चेम्बर को कवर करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा लोअर चेक करना होगा। इस बात पर सोही अपना इनरवेयर रिमूव कर देती है, पर वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। जहाँ डॉक्टर जब उसे चेक करती है तो उसके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उससे कहती है कि आखिर तुम इतनी छोटी सी उम्र में किस जंगली आदमी के साथ में नाइट एक्सपेंड करके आई हो, जिसे ये तक नहीं पता है कि किसी लड़की के फर्स्ट टाइम में उसके साथ में कैसे ट्रीट किया जाता है। वो एक हंगरी मैन की तरह तुम्हारे ऊपर टूट पड़ा, पता नहीं आजकल के आदमी को क्या होता चला जा रहा है। तभी डॉक्टर की चेक करने पर सोही चिल्लाने लगती। इस बात पर डॉक्टर कहती कि ये सब करवाते समय तुम नहीं चिल्लाई, अब यहाँ पर चिल्लाना बंद करो। इतना कहकर के वो अपना चेकअप कंप्लीट करके उसे कुछ मेडिसिन लिख करके देते हुए कहती कि अपने बॉयफ्रेंड को समझा देना कि अपने आप पर कंट्रोल रखे, क्योंकि 15 दिनों तक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर के डॉक्टर वहाँ से चली जाती है, जिसे सुनकर के सोही बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस होकर के रोने लगती है और दवा लेकर के बाहर निकलती है और याद करती है कैसे एडी ने उसके ऊपर टूट पड़ा था और ये सब उसी की वजह से हुआ है। अब मैं उस आदमी से दोबारा कभी भी नहीं मिलना चाहती हूँ। तभी एडी उसे हॉस्पिटल में उसके बगल से गुजरता है, जहाँ वो उसे देख करके पहचान जाता है और सोचता है कि आखिर ये लड़की हॉस्पिटल में क्या कर रही है। तभी असिस्टेंट उससे पूछता है कि आप रुक क्यों गए, बॉस आपकी दादी आपका इंतजार कर रही है। तो एडिन उससे पूछता है कि क्या तुमने उस लड़की के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दी। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ मैंने कर दिया है। ये सुनकर के एडिन रिलैक्स होकर के वहाँ से चला जाता है। इधर सोही अपने अकाउंट में पैसे आने का मैसेज देख करके काफी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम अनाथ आश्रम को देखते हैं, जहाँ वो आदमी अनाथ आश्रम को तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सोही पली बड़ी थी और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रहते थे। जहाँ अनाथ आश्रम वाली आंटी उन्हें ऐसा करने से रोकती है, पर वो आदमी उनकी एक बात नहीं सुनता है। तभी वहाँ पर सोही भागती हुई पहुंचती है और उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहती कि ये रहे तुम्हारे पैसे, प्लीज इस जगह को छोड़ दो, मैंने तुम्हारे पूरे पैसे दे दिए हैं। जिस पर वो आदमी जब उस कार्ड को चेक करता है तो उसमें पूरे पैसे होते हैं जमीन के। ये देख करके दूसरा आदमी कहता है कि पर ये जमीन तो जी ग्रुप खरीदना चाहता है, हम उन्हें कैसे समझाएंगे। लेकिन उनके पास में पैसे पाकर के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। उन आदमी को ज्यादा देख करके वहाँ के सभी बच्चे खुश हो जाते कि उनका घर बच गया। पर आंटी उससे पूछती कि तुमने इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से कर लिया, क्या तुमने कोई गलत काम किया है। यहाँ पर सोही झूठ बोलती कि उसे कमीशन मिला है। तो कहती कि मैं आशा करती कि तुम झूठ नहीं बोल रही होगी। तो सोही कहती कि मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सुनकर के वो काफी खुश हो जाती है, जहाँ सोही भी उन बच्चों के साथ में खेलने लगती है और सोचती है फाइनली मैंने इन अनाथ बच्चों को घर से बेघर होने से बचा लिया। तभी वहाँ पर एडिन आता है, क्योंकि उसी जमीन खरीदना था। लेकिन वो तभी सोही को उन बच्चों के साथ में खेलता हुआ देखता है, जहाँ वो आदमी एडिन को बताता है कि अभी भी सोही ने इस जमीन के पूरे पैसे मुझे दिए हैं, पर 2 दिन पहले तक इस लड़की के पास में सिर्फ 20,000 थे, पता नहीं इसके पास में 80,000 कहाँ से आ गए और इसने पूरे पैसे मुझे दे दिए। एडिन कुछ देर तक सोही को देखता है और वो सोचता है कि तभी सोही ने सिर्फ उससे 80,000 की मांग की थी ताकि वो पूरे पैसे करके इस जमीन को बचा सके। जहाँ वो आदमी कहने लग जाता है कि अगर आप चाहे तो मैं इन्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, जिस पर एडिन कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, जा करके दूसरे काम पर फोकस करो। इतना कह करके वो भी वहाँ से चला जाता है। तभी सोही के पास में एक कॉल आता है कि हमारे फायरफ्लाई ग्रुप ने आपके डिजाइन को सिलेक्ट कर लिया है, तो आप मंडे को आकर के अपना इंटरव्यू कंप्लीट कर लीजिएगा और अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिएगा। ये सुनकर के तो उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो अपनी आंटी से कहती है कि मुझे फायरफ्लाई ग्रुप में एंट्री मिल गई है और अब मुझे वहाँ पर हाई सैलरी मिलेगी। ये सुनकर के तो आंटी भी काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद में सोही वापस से क्लब जाती है और सोचती है कि अब मुझे ऐसी जगह पर और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आज मैं यहाँ पर काम करके मैनेजर से बता करके यहाँ से जॉब छोड़ दूंगी। तभी वो एडिन को देखती है, जिसे देख करके वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और उसे नजरें चुरा करके वहाँ से जाने की कोशिश करने लगती है। पर एडिन उसे देख लेता है और उसे रोक करके कहता है कि टर्न अराउंड, जिस पर सोही उसकी तरफ धीरे से पलटती है। तो एडिन उसे स्टिक देते हुए कहता है कि मेरी तरफ से 2
स्टेप खेलो क्योंकि मुझे कुछ काम है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। सोई कहती है पर मुझे ये गेम खेलना नहीं आता है, जिस पर उसका फ्रेंड कहता है कि अब वहाँ पर खड़ी मत रहो, जल्दी से गेम स्टार्ट करो। जिस पर सोई हिचकिचाते हुए बॉल को हिट करने की कोशिश करती है पर वो उसे हिट नहीं कर पाती। जिस पर एडिन का दोस्त हंसते हुए कहता है कि तुम कितनी छोटी हो, बिल्कुल इस स्टिक के बराबर हो, पर अगर तुम इस राउंड को जीत नहीं पाई तो एडिन के 5 मिलियन बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनकर के तो सोई काफी परेशान हो जाती है और वो फिर से उसे हिट करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर एडिन आकर के उसे पीछे से सपोर्ट करता है और उसके हाथ से एकदम परफेक्ट शॉट दिलाता है, जिससे कि वो गेम जीत जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जहाँ एडिन का फ्रेंड उसे इस राउंड को जीतने के बदले 5 मिलियन देने लगता है तो सोई कहती है पर ये गेम तो मैंने नहीं जीता, ये तो मिस्टर एडिन ने जीता है, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। ये सुनकर के एडिन सोचता है कि इसे तो पैसों की जरूरत है, फिर ये पैसे क्यों नहीं ले रही है। जहाँ एडिन का दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुम एडिन को जानती हो। इस बात पर सोई सोचती है कि इतना पावरफुल आदमी भला मेरी जैसी गरीब लड़की के साथ में अपना नाम क्यों जोड़ना चाहेगा, और यही सोच करके वो कहती है कि मैंने नहीं जानती हूँ। ये बात एडिन को तीर की तरह लग जाती है पर सोई तो एडिन से डर करके वहाँ से भाग जाती है। एडिन का फ्रेंड उससे कहता है कि जरा देखो तो उसे एकदम लिटिल रैबिट की तरह भाग रही है। तो एडिन कहता है कि बकवास करना बंद करो। तो वो कहता है कि आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों आ गए, क्या वो लिटिल रैबिट तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें ऐसी छोटी लड़कियां पसंद है। इस बात पर एडिन के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन सोई फायरफ्लाई कंपनी में जाती है जहाँ उसकी जॉब फाइनल हुई थी, पर वहाँ पर बहुत सारी कम्पिटिटर लड़कियां भी खड़ी थी जो कि आपस में अपने अपने टैलेंट को लेकर के बहस कर रही थी। तभी वहाँ पर एडिन आता है जिसे देख करके सोई हैरान हो जाती है और सोचती है क्या फायरफ्लाई कंपनी भी एडिन का ही है। जहाँ एडिन भी सोई को देख करके शॉक्ड हो जाता है कि आखिर इसे कंपनी में एंट्री कैसे मिल गई। जहाँ वो उससे खुद पर्सनली बहुत सारे क्वेश्चन पूछना शुरू करता है और उसका पर्सनली इंटरव्यू लेने लगता है। तो सोई भी एकदम ऑनेस्टी के साथ में सही जवाब देती है और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है। उसका टैलेंट देख करके एडिन काफी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि गुड गर्ल, आज से तुम यहाँ पर जॉब ज्वाइन कर सकती हो। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है और ऑफिस में जाकर के पर्सनली सोई की प्रोफाइल को चेक करने लगता है। जहाँ उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि आज आपको अस्पताल जाना है अपनी दादी से मिलने के लिए, क्योंकि वो डॉक्टर की किसी बात को नहीं मान रही है। असिस्टेंट की बात सुनकर के एडिन एकदम सीरियस हो जाता है और कहता है कि मुझे अभी हॉस्पिटल ले चलो। इधर सोई बाथरूम से बाहर आती है और उसकी तबीयत उसे कुछ ठीक नहीं लग रही होती, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाती है। जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर के तो उसे जैसे सदमा ही लग जाता है और वो सोचती कि एक तो मैं खुद ही अनाथ लड़की हूँ, भला मैं इस बच्चे को कैसे जन्म दे सकती हूँ। अगर मैंने इसे जन्म दिया तो इसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी, इसे तो इसके फादर का नाम तक नहीं मिलेगा, ऊपर से लोग इसे नाजायज कहेंगे, क्योंकि मैं तो एडिन के पास भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि वो तो मुझे बिकाऊ लड़की समझते होंगे। और यही सब सोच करके वो काफी रोने लगती है और वो डॉक्टर से कहती कि मैं ये नहीं चाहती। तो डॉक्टर कहते कि एक बार तुम अपने हस्बैंड से बात करके फैसला लो। तो वो कहती कि मैं अनमैरिड हूँ। ये सुनकर के डॉक्टर कहते कि ठीक है, शाम को मैं 4 बजे का अपॉइंटमेंट तुम्हारा फिक्स कर देता हूँ, तुम काउंटर पर जाकर के सर्जरी के पैसे जमा कर दो। अब सोई वहाँ से बाहर निकलती है, तभी एडिन भी उसे वहाँ से निकलता हुआ देख लेता है क्योंकि उसकी दादी भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। पर एडिन उसे देख करके सोचता है कि आखिर गायनो डॉक्टर के पास में क्या कर रही थी। वो फौरन से अंदर जाता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि आखिर वो छोटी लड़की यहाँ पर क्यों आई थी, उसे क्या परेशानी है। तो डॉक्टर उससे पूछते हैं कि आपका उसके साथ में क्या रिश्ता है, आप उसका रिपोर्ट क्यों जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर एडिन झूठ बोलता है कि वो मेरी फियांसी है। ये सुनकर के डॉक्टर से बताते हैं कि सोई प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को नहीं चाहती है। ये सुनकर के तो एडिन के पांव तले से जमीन निकल जाते हैं और वो फौरन से भागता हुआ बाहर निकलता है। जहाँ सोई उसे कहीं भी नहीं दिखती। वो फौरन से अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि सोई को किसी भी हालत में ढूंढो। इधर सोई सोचती कि मेरे पास तो सर्जरी के पैसे ही नहीं है, अगर मैं अगले महीने तक की सैलरी आने का इंतजार भी करती हूँ तो आंटी को ये बात पता चल जाएगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी सोई को वहाँ पर एक गिरा हुआ कार्ड मिलता है जिसे उठा करके वो देखती है और फिर वो कुछ सोचने लग जाती है। इधर एडिन भी पागलों की तरह सोई का नंबर निकलवा करके उसके लोकेशन को ट्रेस करवा करके उसी डायरेक्शन में निकल जाता है। पर तब तक तो सोई उस कार्ड के जरिए झूला छाप डॉक्टर्स के पास में पहुंच जाती है क्योंकि उसके पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी महंगे हॉस्पिटल में अपना सर्जरी करवा पाती। जहाँ वो झूला छाप डॉक्टर उससे कहता है कि मैं तुम्हारा सारा काम 300 रुपए में कर दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा क्योंकि इसके बाद में समस्याएं बढ़ने लगती है। सुन करके तो सोई काफी डर जाती है और कहती कि मुझे ये सब नहीं करवाना है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। इस बात पर डॉक्टर किसी साइको की तरह उससे कहता है कि पर अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अपना बिना काम पूरा किए हुए किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देता हूँ। ये सुन करके तो सोई काफी ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। पर इससे पहले कि वो डॉक्टर उसके साथ में कुछ गलत कर पाता तब तक वहाँ पर एडिन पहुंच जाता है और जल्दी से सोई के पास जाता है और अपने गार्ड से कहकर के उन सभी झूला छाप डॉक्टर्स को पकड़वा लेता है और कहता है कि इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। जहाँ वो सोई को बहुत ही ज्यादा डरा हुआ पाता है, वो उसे फौरन से अपनी जैकेट से कवर करके अपने सीने से लगा लेता है और कहता है कि डरो मत, अब हम अपने घर चलेंगे। इतना कहकर के वो उसे अपने साथ में बाहर ले जाता है, जिस पर सोई कहती कि पर मेरा इनरवेयर तो अंदर ही रह गया। एडिन सोचता है कि इतना बड़ा कांड होते होते बच गया और इसे अपने अंडरगारमेंट्स की पड़ी हुई है। जहाँ उसे अपने मेंशन लेकर के जाता है और अपने मेड से अंडरगारमेंट मंगवा करके उसे पहनने के लिए देता है और फौरन से अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लेता है। जहाँ सोई उसे धीरे से पहन लेती है, पर एडिन का तो हार्ट रेसिंग मोड पर चल रहा होता है। जहाँ सोई उसे कहती कि मैंने पहन लिया, तब एडिन उसकी तरफ पलटता है और उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहती हो उन सभी चीजों के बारे में। इतना कहकर के उसे बहुत प्यार से शॉक्स पहनाते हुए पूछता है कि तुमने मुझे अपने
अपनी प्रेगनेंसी के बारे में क्यों नहीं बताया? तो वो कहती है क्योंकि मुझे आपने पैसे दिए थे, फिर मैं आपके पास में कैसे आती, और आप भला इस बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों होते? वैसे भी हमारी दुनिया बहुत अलग है और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे को कोई नाजायज कहे, इसीलिए मैंने फैसला लिया। जिस पर एडिन उससे कहता है कि मेरा बच्चा भला नाजायज कैसे हो सकता है। वो उसके पास बैठ करके उसे बहुत प्यार से समझाता है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ और मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूँ, और ये बात मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरे पास में तुमसे शादी करने का एक बहुत ही बड़ा रीजन है, क्योंकि मेरी दादी माँ बहुत बीमार है और उनके पास में बहुत कम समय बचा है, इसीलिए वो मेरी शादी और मेरा बच्चा देखना चाहती है, और तुमने मेरे बच्चे को कैरी भी किया है, तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन हो। जिस पर सोही कहती कि पर मैं शादी कैसे कर सकती हूँ, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। तो एडिन कहता है कि क्या तुमने मुझे ऐसा इंसान समझ रखा है जो कि शादी के बाद में मैं तुम्हें घर में बंद कर दूंगा? तुम शादी के बाद में जो चाहे वो कर सकती हो, पर इस शादी में रहने के लिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। बेबी होने के बाद मैं तुम्हें 1 बिलियन दूंगा। इसके बाद में तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि तुम मेरे साथ में रहना चाहती हो या नहीं। सोही सोचती कि एडिन मेरे लिए कितना कुछ सोच रहा है, इसीलिए वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है। एडिन कहता है कि फिर चलो हम शादी का सर्टिफिकेट लेकर के दादी माँ से मिलने के लिए चलते हैं। इधर दादी की मेड उन्हें आकर के बताती है कि युवा मास्टर ने शादी कर ली है और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के तो दादी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, और जैसे ही एडिन सोही को लेकर के दादी के घर पहुंचता है, दादी तो सोही को देख करके काफी खुश हो जाती है और कहती है कि कितनी छोटी है और कितनी प्यारी है, तुम तो इसके सामने पूरी तरीके से पहाड़ लग रहे हो, तुम इसे परेशान मत करना। इस बात पर एडिन कहता है कि भला मैं सोही को परेशान करने की क्यों सोचूंगा, मैं तो इसकी देखभाल करना चाहता हूँ। जिसके बाद में दादी सोही के लिए बहुत सारी गिफ्ट्स मंगवाती है, जिसे देख करके सोही काफी चौंक जाती है, क्योंकि वो इतने महंगे गिफ्ट्स उनसे लेना नहीं चाहती थी। पर एडिन उसे समझाता है कि इसे मना मत करना, क्योंकि मेरी दादी माँ की तरफ से। ये सुनकर के वो सोचती कि मैं तो अभी इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ, पर बाद में इसे वापस कर दूंगी। जहाँ वो दादी को उन सभी गिफ्ट्स के लिए थैंक्स करती है। फिर दादी भी उसे अपना खानदानी जेट कंगन पहनाती है और उन दोनों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती है। इतना प्यार और अपनापन देख करके सोही भी काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो एक अनाथ लड़की थी। जिसके बाद में दादी उससे कहती कि अब तुम्हें आराम करना चाहिए, जिस पर एडिन उसे अपने रूम में लेकर के चला जाता है, जहाँ सोही कपड़े चेंज करके वापस आती है और वो एडिन को जेट कंगन वापस करने लगती है। तो एडिन कहता है कि मेरी दादी माँ ने तुम्हें दिया है, क्योंकि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसलिए तुम्हें इसे उतारने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, चुपचाप से बेड पर आकर के सो जाओ। ये सुनकर के सोही सोचती है क्या मुझे एडिन के साथ में सोना पड़ेगा। उसकी हिचकिचाहट देख करके तो एडिन स्माइल करता है। सोही एडिन के बगल में जाकर के लेट तो जाती है, पर उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही होती, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट होकर के बार बार करवट बदल रही होती है। इस बात पर एडिन उसे जानबूझ करके अपने करीब खींच करके कहता है कि छोटी सी बॉल जैसी हो, लेकिन पूरे बिस्तर पर डिस्को कर रही हो। तो सोही कहती है कि माफ करिएगा, मुझे नहीं पता था कि मैं आपकी भी नींद खराब कर दूंगी, ये जगह बिल्कुल नहीं है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। तो एडिन उसे पूछता है कि फिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि तुम्हें नींद आ जाए। तो सोही उसे बताती है कि जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मेरी आंटी मुझे कहानियां पढ़ करके सुनाती थी। ये सुनकर के एडिन सोचता है कि लड़की किसी बच्चे से कम नहीं, जिसने कि मेरे बच्चे को कैरी कर रखा है। सोही उससे कहती कि पर आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर तब तक तो एडिन उसे कहानी पढ़ करके सुनाने लगता है। ये देख करके तो सोही हैरान हो जाती है कि एडिन जैसा सीरियस पर्सन कभी उसे कहानी भी पढ़ करके सुना सकता है। अब सोही धीरे धीरे करके सो जाती है। उसके सोने के बाद में एडिन उसके फॉरहेड पर बहुत प्यार से किस करता है। अगले दिन एडिन सोही को अपनी दादी के घर से लेकर के वापस जाने लगता है, जहाँ रास्ते में वो उसे एक ब्रेसलेट पहनाता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि एमराल्ड पहनने से अच्छी नींद आती है। अपने लिए इतनी केयर देख करके सोही के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी वो देखती कि एडिन का ऑफिस आ जाता है। तो सोही कहती कि मुझे पहले अंदर जाना चाहिए, क्योंकि हमारी शादी सीक्रेट है, अगर हम साथ में अंदर गए तो लोगों को शक हो जाएगा। इतना कह करके वो कार से उतर जाती है। पर जैसे ही वो अंदर जाती है और अपना काम शुरू करती है, उसी कुली उसके पास आकर के उससे कहती कि हमने सुना कि हमारे बॉस ने सीक्रेट मैरिज कर लिया है। ये सुन करके तो सोही के होश उड़ जाते हैं, जहाँ वो उससे कहने लग जाती कि हमें लगता है कि वो काफी सुंदर लड़की हुई जिससे कि हमारे बॉस ने शादी की है। तो सोही कहती कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी उन दोनों की नजर सोही के ब्रेसलेट पर पड़ जाती है, जिसे देख करके वो दोनों शॉक रह जाती है और कहती कि ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास में कहाँ से आया। इसे तो एडिन ने एक नीलामी में मिलियंस का खरीदा था, कहीं तुम मिसेस एडिन तो नहीं हो। तो कहती कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने तो इस ब्रेसलेट को अपने हाथों से बनाया है, वो भी सिंपल स्टोन्स खरीद करके, तो मैं उनकी वाइफ कैसे हो सकती हूँ। तभी वहाँ पर 3 सीनियर्स एम्प्लॉई आती हैं और कहती कि इसने बिल्कुल सही कहा, ये मिसेस एडिन नहीं हो सकती है, उनकी वाइफ तो सिर्फ एक ही लड़की हो सकती है जो कि आज विदेश से वापस लौट करके आ रही है और हमारी कंपनी ज्वाइन करने वाली है, और वो एडिन के बचपन का प्यार है। इतने पर तो वहाँ पर वेई की एंट्री होती है, जो कि सीधा एडिन के ऑफिस में जाती है और उससे मिलती है और उससे कहती कि मैं अब यहाँ पर वापस लौट करके आ गई हूँ और मैं यहाँ पर डिजाइनर डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने वाली हूँ, तो तुम मुझे पहला काम क्या देने वाले हो। जिस पर एडिन उसे कुछ फाइल्स देता है और सोही के प्रोजेक्ट का फाइल भी उसे दे देता है। वही देखते कि एडिन सोही के डिजाइन से काफी इम्प्रेस है। इस बात से उसे काफी ज्यादा जेलसी फील होने लगता है और वो सीधा सोही के पास जाकर के उसे अपने ऑफिस में आने के लिए कहती है, जिस पर सोही उसके पीछे चली जाती है, जहाँ वही उससे कहती कि आज से तुम मेरी असिस्टेंट रहोगी और मैं तुम्हें एक फ्री का सलाह देना चाहती हूँ कि अपनी औकात कभी भी मत भूलना और उन चीजों के बारे में कभी भी मत सोचना जो कि तुम्हारा कभी हो नहीं सकता है। यहाँ पर वो उसे ऑलमोस्ट धमकी देकर के चली जाती है। सोही को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वही ने उसे धमकी क्यों दिया। अब वो बेचारी अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आकर के कहती कि तुम्हें पता है क्या कि हमारे ग्रुप को एक सीनियर पोस्ट पर एक काफी हैंडसम लड़के ने ज्वाइन किया है, चलो
मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इतना कह करके उसे जबरदस्ती पकड़ करके वहाँ पर ले जाती है। पर सोही जैसे ही उस लड़के को देखती है उसका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिन था और वो वहाँ से जाने लगती है। पर तब तक जिन उसे देख लेता है और उसे फौरन से आकर के रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें कितने सालों के बाद में देख रहा हूँ। लेकिन सोही उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं देती और फिर से वहाँ से जाने लगती है, जिस पर उसे फिर से रोक करके कहता है कि प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, प्लीज मुझसे बात करो। ये देख करके सोही की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। जिन उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो, लेकिन तुम इस बात को समझने की कोशिश करो कि मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था कि मेरे पास में बहुत सारे रीजन थे। जिस पर सोही कहती है कि कैसा रीजन? जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि तुम्हारा दूसरे के साथ में अफेयर चल रहा है, तुमने मेरे साथ में चीटिंग की थी, जिसके बाद में तुम विदेश चले गए और अब जब तुम वापस आए तो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो जिन कहता है कि देखो तुम एक अनाथ लड़की थी, मैं तुम्हें लेकर के अपने करियर के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता था, इसीलिए उस टाइम मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। पर सच कहूं तो मैं तुम्हें इन बीते सालों में कभी भी नहीं भूल पाया, मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। इतना कह करके उसे जबरदस्ती हक कर लेता है, जिस पर सोही उसे खुद से दूर ढकेलने लगती है, जिसकी वजह से वो पीछे गिरने वाली होती है। पर तब तक एडिन आकर के उसे पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सोही तो उसे देख करके काफी डर जाती है। तभी वहाँ पर वे आती है और आग में घी डालने का काम करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये दोनों प्यार में है। और वो जिन से कहती है कि सीनियर, मैं जानती हूँ कि तुम सोही से बहुत प्यार करते हो, पर ऐसे ऑफिस में तुम दोनों एक दूसरे को हग और किस नहीं कर सकते हो। ये सुन करके तो एडिन की गुस्से और जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। जहाँ सोही एडिन की तरफ देख करके कहती कि ऐसी बात नहीं है, मैं आपको समझा सकती हूँ। पर तभी जिन उसका हाथ पकड़ करके अपनी तरफ खींच लेता है। ये देख करके तो एडिन का ब्लड बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, जहाँ जिन उसे अपना परिचय देने की कोशिश करता है। पर एडिन को तो उसे देख करके लग रहा होता है कि वो अभी उसे मार डाले। और एडिन का गुस्सा देख करके भी अच्छी तरीके से भाप जाती है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए वो बात को संभालते हुए माहौल को ठंडा करने की कोशिश करती है और कहती है क्यों ना हम गोल्फ खेलने के लिए चलते हैं, जैसे कि हम एक साथ कॉलेज में खेला करते थे। पर एडिन की जलती निगाहें तो अभी भी सोही को घूर रही होती हैं और वो सोही से कहता है कि तुम भी मेरे साथ में चलोगी। ये सुन करके तो सोही और भी ज्यादा डर जाती है। अब ना चाहते हुए भी सोही उन लोगों के साथ में चली जाती है और सोचती कि मुझे तो ये गेम खेलना ही नहीं आता है। और यहाँ पर वो ट्राई करने की कोशिश करती है पर वो उसमें फेल हो जाती है। ये देख करके वही उसके ऊपर हंसते हुए कहने लग जाती है कि जब तुम्हें खेलना नहीं आता है तो कोशिश भी मत करो, बस हमारी मदद करो। जिस पर एडिन उसे पकड़ करके कहता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इतना कह करके उसे बहुत प्यार से टीच करने की कोशिश करने लगता है। पर ये सीन देख करके वे और जिन की जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। इवन सोही भी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। पर जैसे ही एडिन उस बॉल को हिट करता है सोही तो काफी खुश हो जाती है। तो एडिन कहता है कि बटरफ्लाई तुम जल्दी ही सबको सीख जाती हो। इस बात पर जिन कहता है कि मैं किसी बॉस को पहली बार इतने प्यार से किसी एम्प्लॉय को गेम सिखाते हुए देख रहा हूँ। जिस पर वे भी एडिन के पास जाकर के कहती है कि मुझे भी तुमसे सीखना है। तो एडिन कहता है कि वो बहुत छोटी है इसीलिए मैंने उसे सिखाने की कोशिश की, तुम कोई बच्ची नहीं हो इसलिए खुद से सीख सकती हो। ये सुन करके तो वे को काफी ज्यादा एम्बेरेस फील होता है और वो जेलसी के मारे सोही को ड्रिंक ऑफर करती है। तभी जिन बोल पड़ता है कि मुझे याद है कि सोही का अभी मंथली रेट चल रहा होगा, तो इस टाइम उसका ड्रिंक करना सही नहीं है। इस बात पर सोही कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन जिन की इस बात को सुन करके तो एडिन की इंटायर बॉडी जैसे बर्न होने लगती है और उसे गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। यहाँ पर सोही इस बात को डिनाई करती है क्योंकि वो तो प्रेग्नेंट थी, फिर मंथली डेट का कहाँ से सवाल उठता है। अब इस बात को लेकर के वही च्युइंगम की तरह खींचने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतने क्लोज लवर हो। इस बात पर सोही कहती है कि आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तब तक तो जिन उसे अपने क्लोज खींच करके वही से कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम लवर्स हैं। उन दोनों को साथ में देख करके तो एडिन के अंदर जैसे जेलसी और गुस्से का स्ट्रोम चल रहा होता है और वो कहता है कि क्या तुम दोनों लवर्स हो। जिस पर सोही कहती है कि ऐसी बात नहीं है, हम लवर्स नहीं है। तो जिन कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एडिन इससे पहले कि गुस्से से अपना कंट्रोल खो देता वो वहाँ से चला जाता है। सोही जब वापस से ऑफिस में जाती है तो वो सोचती है कि अब मेरा क्या होगा। एडिन को तो यही लग रहा होगा कि मैं उनके पीठ पीछे दूसरे मर्दों के साथ में अफेयर चला रही हूँ। तभी उसके पास में एडिन की कॉल आती है जिसे देख करके वो काफी डर जाती है और हिम्मत जुटा करके उसका फोन रिसीव करती है, जहाँ एडिन उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। अब सोही बेचारी डरते हुए एडिन के ऑफिस के अंदर जाती, उसकी सांसें तो जैसे गले में अटकी हुई थी। तभी अचानक से एडिन उसे अपने करीब खींच लेता है और गुस्से से उससे पूछता है कि जिन के साथ में तुम्हारा क्या रिश्ता है। जिस पर सोही उसे बताती है कि वो सिर्फ मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, पर ये 3 साल पुरानी बात है, अब हम एक साथ में नहीं है। तो एडिन उससे पूछता है कि उन 3 सालों में जिन ने कभी तुम्हें किस किया है, मेरा मतलब कि तुम्हारे होठों पर। तो सोही कहती है कि नहीं, कभी भी नहीं, उसने मुझे कभी भी किस नहीं किया। सोही के इतना कहने की देरी नहीं, तब तक तो एडिन उसे डेस्परेटली किस करने लग जाता है। सोही तो एकदम से हैरान रह जाती है, पर तब तक एडिन उसे उठा करके टेबल पर लिटा देता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा राइट है। तो आज से मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना शुरू करता हूँ और एक बात अच्छी तरीके से याद रखना कि तुम्हारे करीब किसी दूसरे आदमी का आना अलाउ नहीं है, क्योंकि मुझे कोई भी फिजिकल टच नहीं चाहिए। मतलब कि कोई तुम्हें 1 इंच भी नहीं छू सकता है, वरना मैं उसे राख में बदल दूंगा। इतना कह करके उसे डिमांडिंग डीप किस करने लग जाता है। सोही देखती है कि एडिन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है, इसीलिए वो उसे रोकते हुए कहती है कि आप भूल गए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो एडिन कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ में जेंटल रहूंगा। इतना कह करके वो उसके ऊपर फिर से टूट
पड़ता है। एडिन का दिमाग कहता है कि उसे रुकना चाहिए, उसे ये सब नहीं करना चाहिए, पर वो खुद पर से धीरे धीरे करके कंट्रोल खोता जा रहा था, क्योंकि वो सोही को जिन के साथ में देख करके पागल हो गया था। तभी सोही उसे फिर से रोकती है और डरी हुई से कहती है कि प्लीज मेरे साथ में ये सब मत करिए, क्योंकि मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ। जिस पर एडिन उसका डरा हुआ फेस देख करके कहता है कि सिर्फ अभी के लिए। तो वो कहती है कि हाँ सिर्फ अभी के लिए। तो एडिन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। इतना कहकर के उसके शर्ट का बटन क्लोज करता है और उसे बच्चों की तरह उठा करके टेबल से नीचे उतारता है और बहुत प्यार से उसका ड्रेस सही करता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसके लिए लंच मंगवाता है। जहाँ असिस्टेंट सोही के सामने लंच का प्लेट रखता है तो एडिन कहता है कि अच्छे से खाओ, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा छोटी और हल्की हो। जिस पर सोही फौरन से खाना खाने लगती है। ये देख करके एडिन के फेस पर स्माइल आ जाता है। लंच करके सोही जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे वही मिल जाती है जो कि सोही के नेक पर लव बाइट के निशान देख लेती है, जिसे देख करके उससे गुस्से और जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। और इसी जलन में वो सोही के पास जाकर के उसे हद से ज्यादा काम दे देती है और कहती कि ये सारी फाइलें मुझे आज की आज कंप्लीट चाहिए। तो सोही कहती कि पर मेरे पास तो पहले से एक प्रोजेक्ट है जिस पर मैं काम कर रही हूँ और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पर वही भड़क जाती है और कहती कि तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूं। तो सोही कहती कि नहीं। जिस पर वो कहती कि चुपचाप से मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है। अब सोही बेचारी उन सारे कामों को कंप्लीट करने लगती है और उसे काम करते करते काफी रात हो जाती है। तभी वहाँ पर एडिन आता है और धीरे से उसे करीब झुकते हुए कहता है कि बेबी गर्ल तुम अभी तक काम क्यों कर रही हो। जिस पर सोही अचानक से उसे देख करके चौंक जाती है। तो एडिन कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मेरे साथ में चलो। तो सोही कहती कि पर मेरे पास में बहुत ही ज्यादा काम है, मुझे इसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो एडिन कहता है कि मैं ये शब्द पहली बार और आखिरी बार सुन रहा हूँ, आज के बाद में अब तुम कोई भी ओवर टाइम नहीं करोगी। इतना कह करके उसे पकड़ करके अपने साथ ले जाता है, जहाँ कार में भी बैठ करके वो अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगती है। पर उसे नींद आने लगती है जिसकी वजह से वो गिरने लगती है। जिस पर एडिन फौरन से उसको सहारा देता है और उसका फेस अपने कंधे पर रखता है, जिसके बाद वो उसे घर लेकर के जाता है। लेकिन सोही अभी भी सो रही होती है, पर एडिन तो उसे घूरे ही जा रहा होता है जैसे कि उसे सोही की लत लग रही हो। तभी सोही की आंख खुलती है और वो एडिन से पूछती है कि मैं बेड तक कैसे पहुंच गई। तो एडिन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर उठा करके लाया हूँ। तो सोही कहती है कि वैसे मुझे इतनी गहरी नींद कभी आती नहीं है, पता नहीं मैं कैसे सो गई। तो एडिन कहता है कि प्रेगनेंसी में इस टाइप की नींद आना नॉर्मल है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और तुम्हारा अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, ये हमारे बच्चे की ग्रो अप के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तो सोही कहती है कि पर आपको ये सब कैसे पता चला। तो एडिन कहता है कि मैंने ये सारी जानकारी इकट्ठा की है, आफ्टर ऑल मैं पहली बार फादर बनने जा रहा हूँ। जिस पर वो उसके हाथ से बुक लेकर के उसका टाइटल पढ़ती है जो कि थोड़ा अजीब लग रहा था, जिसे देख करके वो कहती है कि आप ऐसी गंदी गंदी किताबों को पढ़ते हैं। तो एडिन कहता है कि इसका टाइटल बहुत गंदा है, पर इसके अंदर सिर्फ बेबीज के बारे में लिखा हुआ है, वैसे तुम बिना खाना खाए ही सो गई थी, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगता है। तो सोही कहती है आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से बना लूंगी। तो एडिन उससे कहता है कि नहीं, मेरा बेबी तुम्हारे पास में, तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है और सोही के लिए अपने हाथों से डिनर तैयार करता है, जिसे देख करके वो काफी खुश हो जाती है और वो डिनर करते हुए सोचने लग जाती है कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो कि इतने कोल्ड पर्सन का इतना सॉफ्ट साइड देखने के लिए मिल रहा है। अगले दिन सोही जब ऑफिस जाती है तो अपना सारा काम कंप्लीट करके अपना बनाया हुआ डिजाइन वेई को सबमिट कर देती है, जिसे वो बिना देखे फेंक देती है और उसके डिजाइन को देहाती और पुराना डिजाइन कह करके सबके सामने जलील करने लगती है। तो सोही कहती है कि हमें अपने ट्रेडिशन से मिलते जुलते डिजाइन को देहाती नहीं कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वही तो अपने जलन की आग में जल रही होती है और वो फिर से उसकी पढ़ाई और गरीबी को लेकर के सबके सामने और भी ज्यादा जलील करने लगती है और कहती कि एडिन ने तुम पर तरस खा करके इस कंपनी में तुम्हें जॉब दी है, अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी आत्मसम्मान बचा हुआ है तो इस कंपनी को छोड़ करके अभी चली जाओ। इतना कह करके उसके डिजाइन को रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है और अपना डिजाइन ले जाकर के एडिन के सामने परोस देती है, जिसे देख करके वो कहता है कि ये सब क्या है। तो वही कहती कि मैंने ये सब अपने हाथ से डिजाइन किया है। इस बात पर एडिन फायर हो जाता है और कहता है कि क्या बकवास डिजाइन है, और ये बात सुन करके तो वही भी भड़क जाती है। तो एडिन कहता है कि हमारे यूरोपियन क्लाइंट को ट्रेडिशनल डिजाइन चाहिए, ना कि सब बकवास डिजाइन चाहिए। आज तक तुम ये नहीं समझ पाए कि हमारे नॉर्मल क्लाइंट को क्या चाहिए, फिर तुम इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन कैसे फाइनल कर सकती हो। ये सब सुन करके वही का फेस एम्बैरेसमेंट से भर जाता है। इधर सोही भी जल्दी से उस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करती है, पर रास्ते में उसे वही मिल जाती है जो कि गुस्से से उसके बिना बात सुने उसे ढकेल करके वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से सोही गिर जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाता है और उसके पेट में भी दर्द फील होने लगता है। तभी वहाँ पर जिन भागता हुआ आता है और सोही को फौरन से उठाता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती जिन उसे जबरदस्ती उठा लेता है और उसे वहाँ से बाहर ले जाने लगता है। सोही कहती है कि प्लीज मुझे नीचे उतारो, पर जिन उसे जाने नहीं देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। जिस पर वो कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो। पर जिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पर वो उसके साथ में फिर से पैचअप करने की कोशिश करने लगता है, जिस पर सोही कहती है कि मुझसे दूर रहो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये बात बर्दाश्त नहीं कि तुम मेरे आसपास भी दिखो। ये सुन करके तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने शादी कब कर ली। तो कहती है कि हाँ मैंने शादी कर ली, अब से मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि मुझसे दूर रहा करो। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है और घबराई हुई सी अंदर जाकर के सोचती कि थैंक गॉड कि मुझे किसी ने भी नहीं देखा, खास करके एडी ने नहीं देखा, वरना उनके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता।
पर जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचती एडिन उसे अपने करीब खींच लेता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था ना कि जिन से दूर रहना। तो वो कहती कि आप जैसे समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे हाथों में चोट लग गई थी इसीलिए वो मुझे जबरदस्ती उठा करके अपने साथ ले जा रहा था, पर मैंने उसके हाथों से अपनी पट्टी नहीं करवाई और वापस आ गई। उसके हाथ का चोट देख करके एडिन अपना गुस्सा भूल जाता है और वो उसे कहता है कि मेरे साथ में चलो, मुझे तुम्हारे हाथ में दवाई लगानी है। इतना कह करके वो उसे अपने साथ में ले जाता है और बहुत केयरफुली उसके हाथों में दवाई लगाने लगता है, जिस पर सोई उसे बहुत प्यार से देखने लगती। तो एडिन उससे पूछता है कि क्या देख रही हो, तो वो कहती है कुछ भी नहीं। जहाँ एडिन उससे कहता है कि अब से तुम अकेली कहीं भी नहीं जाओगे, मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हारे साथ में जाएंगे। तो वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये तो बस एक छोटी सी चोट है, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरा सारा बनाया हुआ डिजाइन बाहर ही गिर गया था, मैं उसे अभी लेकर के आती हूँ। जिस पर एडिन उसे बैठा करके कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हारे डिजाइन मंगवा लिए थे और ये सब मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो सोही उससे पूछती कि फिर वे के डिजाइन का क्या होगा। तो एडिन कहता है कि उसके डिजाइन किसी भी लायक ही नहीं है, मैंने उसे पहले रिजेक्ट कर दिया है और वैसे भी वो तुम्हारी जितनी टैलेंटेड भी नहीं है। ये सुनकर के सोही सोचती कि तभी वे मुझसे इतनी नफरत करती है क्योंकि एडिन ने उसके डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया है। इधर वे का गुस्सा और जेलसी बढ़ता जा रहा होता है और वो अपने सारे डिजाइन को फाड़ करके फेंक देती है और कहती कि ना जाने सोही कहाँ से एडिन की जिंदगी में चली आई है, पर अब मैं हार नहीं मान सकती हूँ। यहाँ पर वो किसी तरीके से खुद को शांत करते हुए न्यू डिजाइन स्केच करने लगती है और यहाँ पर वो अपने डिजाइन को देखते हुए कहती है कि अब मेरा टैलेंट सबको पता चलेगा, इस डिजाइन को कोई भी नहीं काट सकता है। इतना कहकर के वो फिर से अपना न्यू डिजाइन लेकर के एडिन के पास जाती है और उसे फिर से अपना डिजाइन दिखाने लगती है, जिसे देख करके तो एडिन फिर से गुस्सा हो जाता है और उसे उठा करके फेंक देता है और कहता है कि मेरी नजरों के सामने से कहीं दूर चली जाओ। जिस पर वे कहती है कि मैं डिजाइनर मास्टर हूँ, तुम मेरे डिजाइन को बार बार ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हो और आखिर तुम एक मामूली से इंटर्न का डिजाइन कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो कहता है कि क्योंकि तुमसे बहुत ही ज्यादा बेहतर कर रही है। इस बात पर वही कहती है कि मैं एक डिजाइनर मास्टर हूँ, तुम मेरा डिजाइन बार बार ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, आखिर तुम एक मामूली से इंटर्न का डिजाइन कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो एडिन कहता है क्योंकि वो तुमसे बहुत बेहतर कर रही है। इस बात पर वही बहुत बुरी तरीके से भड़क जाती है और कहती है कि तुम मेरा ऐसे किसी निचले स्तर की लड़की के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हो। जिस पर एडिन उससे कहता है कि अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। इस बात पर वही कहती है कि याद रखना कि तुम्हें इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन सोही अपना डिजाइन उन क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करती है, उसकी खासियत बताने लगती है, जहाँ वो लोग उसके डिजाइन को देख करके पहले तो कुछ भी नहीं कहते हैं, फिर अचानक से सभी क्लैपिंग करके उसके डिजाइन को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मीटिंग खत्म होने के बाद में एडिन सोही के साथ में मीटिंग रूम से बाहर निकलता है, जिसे वही साथ में देख लेती है और उन दोनों को साथ में इतना खुश देख करके तो उसकी जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। अब सोही अपना सारा काम खत्म करके कंपनी से बाहर निकलती है, जहाँ वही उसे महंगी कार में चढ़ता हुआ देख करके उसकी फोटो खींच करके ऑनलाइन पोस्ट कर देती है, जिसकी वजह से पूरे ऑफिस में इस बात का र्यूमर फैल जाता है कि सोही किसी ओल्ड अमीर आदमी की मिस्ट्रेस है। अब अगले दिन सोही जैसी ऑफिस जाती तो कुछ एम्प्लॉयज उसे ताना मार करके कहने लगती कि तभी तो हम सोचे कि इतनी छोटी सी इंटर्न इतने महंगे कपड़े कैसे पहन सकती, इतनी जल्दी कंपनी में इसका डिजाइन कैसे सिलेक्ट हो गया। तो उसकी फ्रेंड कहती कि मेरी सोही ये सब अपने टैलेंट के दम पर पाई है। तो कहती कि कैसा टैलेंट, हमें पता है कि रिच बूढ़े आदमी की मिस्ट्रेस है। ये सुनकर के तो सोही पूरी तरीके से चौंक जाती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो सब क्या बोल रही है। तो वो लड़की कहती कि ज्यादा इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है, हमने देखा है कि जब तुम लग्जरी कार में बैठ करके जा रही थी। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। तभी सोही की फ्रेंड उसकी ऑनलाइन पोस्ट उसे दिखाती है, जिसे देख करके सोही समझ जाती कि ये तो एडिन की कार है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाती, इसीलिए वो फौरन से एडिन को कॉल करके सारी बात बताती है। उसकी बातें सुन करके तो एडिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट से उस पोस्ट के बारे में चेक करने के लिए कहता है। असिस्टेंट फौरन से 5 मिनट के अंदर चेक करके बता देता है कि इस वीडियो को वे के मोबाइल से अपलोड किया गया है, जहाँ एडिन सोही से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर किसी को भी उंगली नहीं उठाने दूंगा। ये सुनकर के सोही की जान में जान आता है, पर जैसे ही वो अंदर जाती है तो वही पहले से ही वहाँ पर खड़ी होती है और वो उसे पूरे ऑफिस के सामने बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से जलील करने लगती है। तो सोही कहती कि मुझे पता है कि तुमने ये सारी अफवाह फैलाई है। तो वही कहती कि तुम मेरे ऊपर इल्जाम डाल करके अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकती हो। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये सब सुनने के बाद में सोही काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और बहुत ही ज्यादा परेशान फील कर रही होती है। तभी एडिन का राइट हैंड वहाँ पर आकर के सभी ऑफिस के एम्प्लॉयज को कंपनी के बाहर चलने के लिए कहता है, जिस पर सभी कंफ्यूज होकर के बाहर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एडिन उसी कार से आता है जिसके लिए सोही को बदनाम किया गया था, जिसे देख करके तो सभी शॉक्ड रह जाते हैं कि सोही तो एडिन की कार में बैठी थी, ना कि किसी बूढ़े आदमी की कार में। यहाँ पर एडिन सोही को सबके सामने अपनी कार में बैठने के लिए कहता है, जहाँ उसकी फ्रेंड भी उसे बताती है कि तुम्हारा पोस्ट हटा दिया गया। ये देख करके सोही काफी खुश हो जाती है और एडिन को देख करके सोचने लगती है कि एडिन मेरे लिए कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जहाँ वो एडिन के बुलाने पर उसकी कार में जाकर के बैठ जाती है और ये सब देख करके सभी के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ता है और वे के प्लान पर पूरी तरीके से पानी फिर जाता है। इधर सोही एडिन को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद करती है। तो एडिन कहता है कि क्या ऐसे थैंक्स बोला जाता है। तो सोही कहती है कि फिर मैं क्या करूँ, जिस पर एडिन उससे कहता है कि मुझे बस एक किस चाहिए। इतना कह करके उसे बहुत प्यार से किस करता है और कहता है कि चलो हम दादी से मिलने के लिए चलते हैं। इतना कह करके उसे दादी के घर लेकर के जाता है, जहाँ वो दोनों दादी के साथ में डिनर करने लगते हैं, जहाँ एडिन उसे बहुत प्यार से अपने हाथ से झींगा खिलाने लगता है। ये देख करके तो दादी बहुत खुश हो जाती है और कहती कि लड़का 30 साल का हो गया, लेकिन मैं पहली बार इसे किसी लड़की की इतनी केयर
करते हुए देख रही हूँ। ये सुनकर के एडिन शर्मा जाता है और कहता है कि दादी बस भी करिए। तो दादी उससे पूछती कि वैसे सोही की प्रेगनेंसी को पूरे 3 महीने बीत चुके हैं, क्या तुम इसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर के गए थे? तो एडिन कहता है कि मैं आज ही डॉक्टर को घर पर बुलाता हूँ। तो दादी कहती कि तुम्हें इसे अस्पताल लेकर के जाना चाहिए और फुल चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि जो सुविधाएं अस्पताल में मिलेंगी वो यहाँ पर नहीं मिल सकती। तो एडिन कहता है कि ठीक है दादी, और वो फौरन से सोही को अस्पताल लेकर के जाता है, जहाँ डॉक्टर रिपोर्ट चेक करके बताता है कि बेबी एकदम हेल्दी है और अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। ये सुनकर के वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं। पर तभी वहाँ पर इन्हें जिन मिल जाता है और सोही को देख करके पूछता है कि तुम अपने बॉस के साथ में गायने डॉक्टर के पास में क्या कर रही हो? लेकिन इस बात का सोही के पास में कोई भी जवाब नहीं होता है। लेकिन जिन कहता है कि मुझे तो पहले से ही शक था, पर अब तो यकीन हो गया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि तुम प्रेग्नेंट तक हो जाओगी। तो सोही कहती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो जिन कहता है कि कम ऑन, झूठ बोलना बंद करो। क्या तुम भूल गई हो तुम एक गरीब और अनाथ लड़की हो? इस आदमी ने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया, पर ये तुमसे शादी नहीं करेगा और ना इस बच्चे को अपना नाम देगा और तुम्हें अपने मिस्ट्रेस बना करके रखेगा। इस बात पर एडिन का गुस्सा फूट पड़ता है और उसे एक जोरदार पंच मार देता है और कहता है कि अपनी गंदी जुबान पर लगाम लगाओ। सोही मेरी वाइफ है, हमने लीगली शादी की है और अब से मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि मेरी गर्ल से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। इतना कहकर के वो सोही को अपने साथ लेकर के चला जाता है। उन दोनों को इस तरीके से साथ में देख करके और इस बात को जान करके जिन को तो आगे लग जाती है, लेकिन सोही भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो उठती है और वो पूछती है आपने जिन को हमारे रिश्ते के बारे में क्यों बताया? हमारी तो सीक्रेट मैरिज थी ना। तो एडिन कहता है कि मैं इसे कभी भी छुपाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं पहले दिन से ही चाहता था कि हम एक साथ पूरी लाइफ बिताएं। ये सुन करके तो सोही शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि आप तो वही से शादी करने वाले हैं ना। तो एडिन कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, मैंने उसे कभी भी पसंद नहीं किया, फिर शादी कैसे कर लूंगा? मैंने सिर्फ तुम्हें पसंद किया बटरफ्लाई, और तुम इसे शादी की है। ये सुनकर के सोही अपने अंदर एक अलग सी खुशी को फील करती है, पर वो एडिन से कहती है कि लेकिन जब ये बात बाहर आएगी तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी, क्योंकि मैं तो एक गरीब और अनाथ लड़की हूँ। तो एडिन कहता है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, कौन क्या सोचेगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर के तो सोही शर्मा जाती है। एडिन उससे कहता है कि तुम जब चाहोगे तब मैं अपने रिश्ते को पब्लिक करने के लिए तैयार हूँ। अब सोही ना चाहती हुई भी एडिन की कई प्यार भरी बातों को याद करके अकेले में ब्लश करने लगती है और वो यहाँ पर सोचने लग जाती है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एडिन जैसे इंसान मुझसे कभी प्यार भी करेंगे। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आकर के बताती है कि हमें पता चला है कि वही एडिन की वाइफ है और ये बात उसने पूरी कंपनी में फैला दिया है। इस बात पर सोही को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा वही के पास जाकर के कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम एडिन की वाइफ नहीं हो। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो मैं अभी एडिन को यहाँ पर बुला करके सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। ये सुनकर के वही सोचती कि इतनी कॉन्फिडेंट के साथ में मुझसे बात कैसे कर सकती है, आखिर इसका एडिन के साथ में क्या रिश्ता है। यहाँ पर वो उससे कहती कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे सामने इस तरीके से बात करने की। जिस पर वही की फ्रेंड कहती कि अगर यहाँ पर इतनी कंफ्यूजन है तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम एडिन के पहले चलते हैं, वहीं पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सुनकर के तो वही के होश उड़ जाते हैं, पर सोही एकदम कॉन्फिडेंट के साथ में कहती कि हाँ चलो मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर वही अपने झूठ में इस कदर फंस चुकी थी कि वो पीछे नहीं हट सकती थी, इसीलिए वो भी जाने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर सभी मिल करके एडिन के मेंशन चली जाती है। सोही सोचती कि इसके पास तो घर का पासवर्ड होगा नहीं, लेकिन वही इससे पहले भी एडिन के घर आ चुकी थी और वो हिचकिचाते हुए पुराना पासवर्ड डालती है, जिससे कि गेट खुल जाता है। वही सोचती कि थैंक गॉड कि एडिन ने इसका पासवर्ड चेंज नहीं किया, लेकिन इस बात से सोही पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। जहाँ वही और उसकी फ्रेंड घर के अंदर चली जाती है। सोही की फ्रेंड उससे कहती कि चलो हमें वापस चलना चाहिए, तुम्हें उससे उलझना नहीं चाहिए। तो सोही कहती कि मैं सब कुछ सच जानती हूँ, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, चलो चल करके वही को एक्सपोज करते हैं। इतना कहकर के वो भी अंदर चली जाती है। इधर वही अपने फ्रेंड की नजरों में एकदम सही साबित हो जाती है कि वही इस मेंशन की मालकिन है। तभी उनमें से एक बोल पड़ती कि तुम दोनों की वेडिंग फोटो तो यहाँ पर कहीं दिख ही नहीं रही है। तभी वहाँ पर सोही आकर के कहती है क्योंकि ये एडिन की वाइफ है ही नहीं, मैं एडिन की असली वाइफ हूँ। ये सुनकर के वो सभी हंसने लगती है और उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता है। ऊपर से वही बहुत बुरी तरीके से भड़क जाती है और वो फिर से उसे जलील करने लगती है, पर इस बार सोही उसकी बकवास सुनने के मूड में नहीं थी और वो फौरन से एडिन के साथ में अपनी वेडिंग फोटो उन्हें दिखा देती है, जिसे देख करके वो सभी के सभी शॉक्ड रह जाती हैं और सबके पांव तले से जमीन खिसक जाता है, क्योंकि अब तो एडिन एक लाइन से उन सभी का करियर बर्बाद कर देगा, क्योंकि उन्होंने सोही की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर ली थी। वही का तो फेस देखने लायक होता है। यहाँ पर सोही वही से कहती है कि एडिन ने कहा है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते, तो उनके साथ में अपना नाम जोड़ना बंद कर दो और मेरे हस्बैंड से दूर रहो, क्योंकि तुम्हारे जैसे बेशर्म औरतें दूसरे के हस्बैंड के साथ में अपना नाम जोड़ करके उन्हें बदनाम करती हैं। ये सब सुन करके तो वही पागल हो जाती है और सोही के ऊपर टूट पड़ती है, जिस पर सोही की फ्रेंड वही को उससे अलग करती है। पर वही तो इस कदर पागल हो चुकी थी कि वो अपने फ्रेंड्स को पैसे ऑफर करती है और कहती कि सोही को पकड़ लो। पैसे के लालच में आकर के वो सोही की फ्रेंड को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसके सर में चोट लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद में वो सभी सोही को पकड़ लेती है और यहाँ पर वही उसे पागलों की तरह मारना पीटना शुरू कर देती है। तभी सोही की फ्रेंड को थोड़ा सा होश आता है और वो देखती कि वही तो पूरी तरीके से पागल हो गई है और वो सोही का काम तमाम करने पर आ गई है। इसीलिए वो फौरन से असिस्टेंट को कॉल करती है, जहाँ असिस्टेंट फोन रिसीव करता है और सोही के पीछे से आती दर्दनाक आवाजों को सुनकर के वो चौंक जाता है और एडिन को फौरन से फोन देता है, जहाँ सोही की फ्रेंड उससे कहती कि प्लीज सोही को बचा लीजिए। ये सुनकर के तो एडिन के पांव तले से जमीन निकल जाते हैं और वो फौरन से भागता हुआ वहाँ से निकल जाता है। इधर सोही वही से कहती कि प्लीज मुझे मत मारो, क्योंकि मैं
प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन करके तो वे उसके ऊपर तरस खाने की जगह और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाती है। तब तक वहाँ पर एडिन भागता हुआ पहुंच जाता है और वो फौरन से सोई के पास जाता है, जहाँ सोई उसे कहने लग जाती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। एडिन अपने असिस्टेंट से कहता है कि इन सभी लड़कियों को पकड़ लो, जिस पर गार्ड्स उन्हें फौरन से पकड़ लेते हैं। एडिन भी सोई को लेकर के हॉस्पिटल भागता है, जहाँ डॉक्टर चेक करने के बाद बताते हैं कि आपकी वाइफ गंभीर रूप से घायल है और उनके शरीर पर बहुत सारे फ्रैक्चर्स और बहुत सारी चोटें हैं। तो एडिन कहता है कि मेरे सामने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को प्रेजेंट करो जो कि मेरी वाइफ को जल्दी ही ठीक कर सके। और मेरा बेबी कैसा है? तो डॉक्टर कहता है कि आपकी वाइफ बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, इतना चोट लगने के बावजूद भी उन्होंने बच्चे को जरा सा भी हार्म नहीं होने दिया, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। एडिन कहता है कि जिन्होंने सोई के साथ में ये सब किया है अब उन्हें सजा देने का बारी आ गया है। इतना कहकर के वो वहीं पर जाता है जहाँ पर वे के साथ में उन सभी लड़कियों को पकड़ करके रखा गया था। वो वे के पास जाता है और अपनी मासूम सी वाइफ का फेस याद करता है और ठीक वैसा ही निशान उसके फेस पर देता है जैसा कि वे ने सोई के फेस पर दिया था। ये देख करके तो सभी लड़कियों की रूह तक कांप जाती है और वो अपने आदमियों से कहता है कि इन्हें इतना दर्द हो कि 6 महीने तक बिस्तर से उठ ना पाए और किसी भी तरीके का रहम दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है और उनकी फैमिली की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू कर दो ताकि वो सड़कों पर भीख मांगे। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सोई को 3 दिन के बाद में होश आता है, जहाँ एडिन उसे सहारा दे करके उठाता है। तो वो सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछती है, तो एडिन कहता है कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर के सोई की जान में जान आता है, जिस पर एडिन उसे फौरन से अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि मूर्ख लड़की, तुम्हें अपनी रक्षा तक करना नहीं आता है। तो वो कहती है कि मुझे सिर्फ मेरा बेबी चाहिए और कुछ भी नहीं, जिस पर एडिन उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मैं तुम्हें खुद से दूर होते हुए नहीं देख सकता हूँ, मैंने तुमसे ये बात पहले भी बताई है। तो वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। जहाँ एडिन उसे बताता है कि तुम्हारी फ्रेंड बिल्कुल ठीक है और वे उसके कर्मों की सजा मिले जिसे वो डिजर्व करती है। अब चलो हम घर चलते हैं क्योंकि आज तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो वो कहती है कि ठीक है। यहाँ पर उसे डिस्चार्ज मिलते ही घर लेकर के जाने लगता है। जिन्हें साथ में जाता है वो जिन फिर से देख लेता है और इन्हें साथ में देख करके उसकी जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, इसीलिए वो अपने आदमी को कॉल करके उनके खिलाफ प्लान बनाता है। इधर एडिन सोई को दादी के पास लेकर के जाता है, जहाँ दादी उसे सही सलामत देख करके काफी खुश हो जाती है और अभी ये तीनों बात कर ही रहे होते हैं। तभी एडिन के पास में उसके असिस्टेंट की कॉल आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि किसी ने सोई के खिलाफ ऑनलाइन गंदी गंदी पोस्टें की हैं, जिसकी वजह से उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठ रही हैं। ये देख करके तो एडिन और सोई दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पर जल्दी एडिन को पता चल जाता है कि सब जिन का किया था, इसीलिए वो रास्ते में उसकी कार को ओवरटेक करवा लेता है और अपने असिस्टेंट से बाहर निकालने के लिए कहता है, जिस पर असिस्टेंट जिन को घसीटता हुआ कार से बाहर निकालता है। जहाँ सोई उससे पूछती कि तुमने ये सब क्यों किया, पर जिन तो एडिन से डायरेक्ट पूछता है कि आपने ऐसी लड़की से शादी क्यों की जो कि अनाथ है, क्या आपको इस बात का डर नहीं कि पब्लिक में आपका मजाक बनाया जाएगा। तो एडिन कहता है कि एक आदमी को एक लड़की के अंदर क्या चाहिए होता है, मेरी वाइफ बहुत सुंदर है, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और इनोसेंट है, फिर उसमें कमी क्या है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इतनी प्यारी सी लड़की मेरी लाइफ में है, मैं इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जिन कहता है कि आप बीजिंग के सबसे रिच और पावरफुल पर्सन है, क्या इस भिखारी लड़की ने आपका मति भ्रष्ट कर दिया है। तो एडिन कहता है कि ये सब तुम जाकर के जेल में सोचते रहना। इतने पर तो गार्ड्स उसे पकड़ करके पुलिस के पास ले जाते हैं, जहाँ सोई कहती है कि थैंक यू अभी, आप मेरे लिए हीरो हैं, आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तो एडिन कहता है कि मैं और भी तरीके से बहुत परफेक्ट हूँ, क्या तुम इसे आज ट्राई करना चाहोगे। तो सोई कहती है कि अभी आपको ये सब अभी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। तो एडिन कहता है कि डॉक्टर ने सिर्फ 3 महीनों के लिए मना किया था और वैसे भी किस करना कोई गुनाह थोड़ी है। इतना कहकर के वो उसे किस करता है और घर लेकर के जाता है, जहाँ इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। एडिन सोई के करीब जाकर के कहता है कि ट्रस्ट मी बेबी गर्ल। इतना कहकर के वो दोनों एक दूसरे के साथ में नाइट स्पेंड करते हैं और इसी रोमांटिक मोमेंट के साथ में इस ड्रामे की पर हैप्पी एंडिंग होती है।